अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब, किस्त नंबर 17। बाले, मुझे लगता है इन लोगों को वाकई सचमुच कुछ मालूम नहीं। तू ऐसा कर, इनकी तहकीकात इस तरह से करेंगे कि इनसे लड़की की सहेली के बारे में कोई मालूमात करेंगे। हो सकता है कि वो डर कर यहाँ आने के बजाय अपनी किसी सहेली के घर छुप गई हो। अब तक की सारी कार्रवाई के दौरान बाले नामी शख्स के अहकामात की पैरवी करने वाले दोनों अफराद में से एक ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए तजवीज़ पेश की। इस तजवीज़ को कबूल करते हुए बाले ने यही सवाल सफदर के सामने दोहरा दिया। महबानों की एक सहेली तो इसी गली के आखिरी मकान में रहती है, बाकी के पते मुझे ज़बानी याद नहीं। महबानों की कोई डायरी मिल जाए तो उससे मालूमात मिल सकेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में तो महबानों अपनी किसी सहेली के घर जा ही नहीं सकती। उसकी अपनी किसी सहेली से इतनी बेतकल्लुफी बिल्कुल नहीं कि वो ज्यादा देर किसी के घर रोक सके। सफदर हूरा की हालत देखकर खौफजदा हो गया था। दूसरे, उसे वाकई यकीन था कि महबानों अपनी किसी सहेली के घर बिल्कुल नहीं जा सकती। इसलिए उसने शराफत से बाले के सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन जवाब के साथ जो इजहार ख्याल किया गया था उसने बाले को एक बार फिर मुश्तइल करके रख दिया। वो सफदर के सर पर खड़ा हो गया। अगर महबानों अपनी किसी सहेली के घर नहीं गई तो फिर ऐसी किसी जगह का पता बता दो ना जहां से वो हमें मिल सके। सफदर के पास इस सवाल का भी कोई जवाब मौजूद न था। वो क्या करता? नतीजतन बाला उस पर और हूरा पर मुसलसल तशद्दुद करना शुरू कर चुका था। हूरा अब इस तशद्दुद की ताब ना लाकर दम तोड़ गई थी। नीम जान सफदर से भी जब कुछ मिलने की उम्मीद बाकी ना रही तो बाले ने उसकी शहरक पर भी चाकू चलाकर उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया था। दोनों बदनसीब मियाँ बीवी की लाशें अगली सुबह मोहल्ले वालों ने दरियाफ्त करके पुलिस को खबर दे दी और उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। मुझे और नाहिद को आज लाहौर भिजवाने का इंतजाम कर देंगे चौधरी साहब आज? वो किस लिए? चौधरी इफ्तिखार अपनी सोचों में गुम बैठा था। बड़ी चौधराइन ने आकर ये मुतालबा किया तो बेख्याली में पूछ बैठा, सनोबर को आज अस्पताल में दाखिल होना है। इस मौके पर मेरा और नाहिद का वहाँ होना बहुत जरूरी है। अब किश्वर तो लड़की जात होकर ये तमाम मामलात संभाल नहीं सकती ना। बड़ी चौधराइन ने जरा तिनक कर चौधरी के सवाल का जवाब दिया। अच्छा, मेरे जहन से निकल गया था। तुम मुझे पहले याद दिला देती। अब बिल्कुल ऐन मौके पर वहाँ पहुँचोगी तो कैसा लगेगा? आपको फुर्सत ही कहाँ है जो आपसे कोई गलबात की जा सके। वैसे भी मैंने तो सोच रखा था कि अब आपके निकाह में शिरकत करके फारिग होके ही लाहौर रवाना होंगी। नई चौधराइन के इस्तकबाल के लिए भी तो यहाँ किसी को होना था ना। पर अफसोस, कुड़ी तो भाग निकली। बड़ी चौधराइन के लहजे में बहुत काट और इस्तेहज़ाइया। चौधरी को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। चौधरी इफ्तिखार तिलमिला उठा और धाड़ कर बोला, मुंह बंद कर, बंद रख अपना मुंह। हमेशा मुंह बंद ही रखा चौधरी साहब। आप मुझ पर सौतन लाकर बिठाते रहे, लेकिन मैंने कभी जबान से उफ तक न किया। मैं जानती थी आप एक औरत पर गुजारा करने वाले आदमी हैं ही नहीं। फिर मेरी उम्र की वजह से भी आपका दिल मेरे साथ कभी नहीं लगा। इसलिए जब आपने नाहिद से ब्याह किया तो मैं खुद खुशी खुशी उसे ब्याह कर हवेली लेकर आई। इस्मत की बार भी मैंने कोई जबान न खोली। नाहिद और इस्मत मेरी सौतन हैं, लेकिन उनके आने से कम ये एहसास नहीं होता कि आपने किसी कमतर औरत को सौतन बनाकर मुझ पर ला बिठाया। इस्मत के मैके वाले ज्यादा ऊंची हैसियत के बिल्कुल न थे, लेकिन इज्जतदार लोग तो थे ना। पर इस बार आपने जो फैसला किया उसने बड़ा जी को माठा किया। दुनिया में औरतों की कमी हो गई थी क्या जो आपने कमी कमीन की औलाद को हवेली की मालकन बनाने का फैसला कर लिया था?
अगर जी आ भी गया था उस लड़की पर तो ये निकाह का टंटा पालने की क्या जरूरत थी आपको? क्या मैं नहीं जानती कि आप इससे पहले भी बगैर निकाह के ही बहुत कुछ करते रहे? इस बार भी वही कुछ कर लेते, मेरी जबान पर कोई शिकवा कभी ना आता। अब आपने देख लिया ना कि वो कमजात कैसे आपकी इज्जत रोल कर जाने किसके साथ भाग निकली। कोई तो होगा उसका ऐसा आशिक जो उसे आपके निकाह में आने से पहले ही लेकर भाग निकला। बड़ी चौधराइन को आज शायद जिंदगी में पहली बार अपने दिल का गुबार निकालने का बेहतरीन मौका मैसर आया था। चुनांचे वो चौधरी इफ्तिखार के गुस्से को खातिर में लाए बगैर मुसलसल बोलती चली गई, जाकर सफर की तैयारी कर, मैं ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहलवाता हूँ। बड़ी चौधराइन की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर चौधरी इफ्तिखार ने कदरे नरमी से उसे हुक्म देना चाहा। इस बार बड़ी चौधराइन ने उसकी हुक्म अदूली ना की और वापस पलट पड़ी। उसके जाने के बाद चौधरी इफ्तिखार उसकी कही तमाम बातों को गौर से सोचने लगा। बड़ी चौधराइन ने कुछ भी गलत तो ना कहा था। वो इस एतराज को करने में हक बजानिब भी नजर आती थी कि चौधरी ने एक मज़ारे की बेटी को उसकी सौतन बनाने का फैसला करके उसकी तौहीन भी तो की थी। खुद चौधरी इफ्तिखार ने भी ये कभी न सोचा था कि वो इतनी मामूली हैसियत की लड़की को अपनी बीवी का दर्जा देगा, लेकिन उस रोज डेरे पर महबानों को खुद तेल छिड़क कर आने और आग लगा लेने की धमकी देने वाली अदा ने चौधरी इफ्तिखार के दिल को चुरा लिया था। वो जिसे एक कमजोर लड़की समझकर अपना मकसद हासिल करना चाहता था, वो लड़की इतनी जीदार लड़की निकली कि बिला खौफ व खतर जान देने पर तुली खड़ी थी। चौधरी इससे कबल ऐसी किसी लड़की से नहीं मिला था, उसका वास्ता कभी किसी ऐसी लड़की से नहीं पड़ा था। निकाह वाली बीवियों के अलावा उसकी खिलवत में आने वाली औरतें तो हमेशा बेकाव माल हुआ करती थी, या वो खौफजदा औरतें होती या फिर बेबस औरतें जो चौधरी के सामने ढंग से एहतजाज भी न कर पाती थी। ज्यादा से ज्यादा वो चौधरी साहब के सामने गिड़गिड़ा कर उससे रहम की दरखास्त जरूर करती थी। चौधरी उनकी किसी दरखास्त पर कभी कान नहीं धरता था और आखिरकार औरत हार मान जाया करती थी। पहली बार उसे महबानों भी उन्हीं औरतों में से एक बेबस औरत महसूस हो रही थी, लेकिन दोबारा डेरे पर उसने जिस जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया था उस पर चौधरी साहब हैरान रह गए थे। उसने समझ लिया था कि हवेली में महबानों का तकरीबन हथियार डाल देना फौरी सदमे के बाइस था, इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात वो बहुत गहरी नींद से जगाई गई थी, इसलिए चौधरी इफ्तिखार के सामने डट कर खड़ी नहीं हो सकी थी, लेकिन तब भी मौका मिलते ही उसने जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और चौधरी इफ्तिखार के मुंह पर थप्पड़ मारकर भाग निकली। दूसरी बार वो चौधरी की तरफ से होशियार थी और इस बात का बंदोबस्त करके आई थी कि चौधरी उसके करीब बिल्कुल ना आ सके। चौधरी अगली बार कोशिश करता तो वो फिर कोई तरकीब लड़ा लेती, लेकिन चौधरी ने अगली बार ऐसी कोशिश करने के बजाय कोई ऐसा तरीका इख्तियार करने की कोशिश की थी कि महबानों के पास एहतजाज की गुंजाइश बाकी न रहे। दरअसल चौधरियों का दिल अजीब सा होता है, वो मचल जाए तो ये किसी कम उम्र हसीन और जीदार लड़की पर हमेशा आ जाया करता है। हमेशा के इस साथ के लिए शादी का जाल सबसे मौजूद जाल होता है, लेकिन महबानो तो बहुत तेज लड़की निकली और इस जाल में फंसने से पहले ही भाग निकली। अब चौधरी गजबनाक शिकारी की तरह उसे खोज निकालने के लिए बावला हुआ चला जा रहा था, लेकिन अभी तक अपनी किसी कोशिश में उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। चौधरी साहब, फैसलाबाद से बाला वापस आ गया है, अगर आप कहें तो इसे आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया जाए। चौधरी इफ्तिखार अपनी सोचों में घिरा बैठा था कि मुंशी अल्लाह रखा दस्तक देकर अंदर आ गया और उसे बाले के आने की इत्तला देते हुए अदब से पूछने लगा। चौधरी मुंशी अल्लाह रखा के अंदाज से ही जान चुका था कि बाला नाकाम वापस आया है, फिर भी वो बाले की कोशिशों से मुताल्लिक तफसीलात जानने का ख्वाहिशमंद नजर आता था। चुनांचे मुंशी को बाले को अंदर भेजने की इजाजत दे दी गई। और हाँ सुन मुंशी, जरा लाहौर के लिए गड्डी तैयार करवा दे, अभी थोड़ी देर में वड्डी और छोटी चौधराइन लाहौर के लिए रवाना होने वाली हैं। चौधरी इफ्तिखार की तरफ से इजाजत मिलने पर मुंशी तेजी से पलटकर बाहर निकला और चला गया, क्योंकि उसे चौधरी के हुक्म की पैरवी करनी थी। मुंशी जी अच्छा सरकार कहता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो बाले के साथ अंदर था।
बाले ने हाथ जोड़कर चौधरी को सलाम किया और चुपचाप नजर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके इस मुअद्दबाना अंदाज को देखकर कोई शख्स अंदाजा नहीं कर सकता था कि ये वही बाला है जो मिनटों में लोगों की खाल उतार कर रख देता है। चौधरी साहब के सामने खड़े होकर उसकी सारी सफाकी आजिज़ी में ढल जाया करती थी। शायद ये भी कुदरत का कोई असूल था कि हर जोरावर और जालिम अपने से ज्यादा जोरावर शख्स के सामने सर उठाने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। हाँ बोल बाले, क्या किया तूने फैसलाबाद में? चौधरी इफ्तिखार ने तुर्श लहजे में बाले से दरियाफ्त किया। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली सरकार। मुंशी अल्लाह रखा की तरफ से हुक्म मिलते ही मैं अपने 4 बंदों के साथ फौरन फैसलाबाद पहुंचा। 2 बंदे मैंने बस के अड्डे पर बिठाए कि अगर गयास मोहम्मद की धी बस से उतरे तो वो उसे काबू करके वापस गांव पहुंचा दें। 2 बंदों के साथ मैं खुद सफदर के घर की तरफ को रवाना हुआ, लेकिन पूरे दिन कोई भी ना आया उसके घर पर। शाम के वक्त मैंने चांद बाई के कोठे से एक लड़की बुलवाकर सादे कपड़ों में उसे सफदर के घर अंदर भिजवाया कि वो बहाने से अंदर की सुनगुन लेकर आ जाए। गयास मोहम्मद की धी की सहेली होने का बहाना करके वो अंदर तो चली गई। वापस लौटकर उसने बताया कि अंदर एक औरत के सिवा कोई मौजूद नहीं। रात को सफदर के घर लौटने के बाद अंधेरे में मैं खुद अपने बंदों को लेकर अंदर जा घुसा। घर की अच्छी तरीके से तलाशी ली गई और सफदर और हूरा को धमकी देकर पूछा भी गया, लेकिन लड़की का कुछ मालूम ना पड़ा। सफदर से मैंने उसकी सहेलियों के पते ले लिए थे। आज सारा दिन चांद बाई के कोठे की लड़कियां बहाने बहाने से उनके घरों में जाकर खोज लगाती रही, लेकिन कहीं से जरा सी भी सुनगुन न मिल सकी। अब भी मैं अपने बंदे फैसलाबाद छोड़ के आया हूँ कि कुड़ी की सहेलियों पर नजर रखेंगे और जैसे ही कुछ मालूम होगा फौरन हरकत में आ जाएंगे। बाले ने अपनी सारी कारगुजारी सुना दी। और सफदर और हूरा का क्या बना? उन पर बंदे नहीं लगाए तूने? चौधरी इफ्तिखार ने पूछा। बुढ़िया जरा सी मार से ही जान से गुजर गई जनाब। मजबूरन मुझे बाद में सफदर का भी काम तमाम करना पड़ा, वरना वो बीवी की मौत पर बाद में बहुत शोर और वावेला मचाकर आपका और मेरा नाम पुलिस में लगवा देता। फिर हम क्या करते? आप फिक्र न करें चौधरी साहब, मैंने बहुत अच्छी तरह से दोनों की छान पटक करके देख लिया, उन्हें कुछ भी मालूम ना था। बाले ने चौधरी साहब के सवाल का जवाब देते हुए उसे तसल्ली दी। उन्हें कुछ मालूम नहीं था? तू कुछ भी मालूम ना करवा सका उनसे तो क्या अब हम सिर्फ हाथ पर हाथ धर कर सब्र करके बैठ जाएंगे? तुम मुस्टंडों की इतनी बड़ी फौज क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाल रखी है कि काम दिखाने के वक्त तुम लोग मुंह लटकाकर अपनी नाकामी की रिपोर्ट सुनाने मेरे पास चले आओ? इसीलिए। चौधरी इफ्तिखार बाले की तसल्ली पर गुस्से से धाड़ने लगा। नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल नहीं, हमने अभी अपनी हार नहीं मानी। मेरे बंदे अपनी कोशिश में लगे पड़े हैं। मैं बस इसलिए आ गया कि आपको अब तक की रिपोर्ट पेश कर सकूं। साथ ये फोटो भी लेकर आया हूँ। सफदर के घर की तलाशी में मिले थे, मैंने सोचा ये फोटो तलाश के काम में मदद दे सकते हैं। बाले ने अपने गिरेबान में हाथ डालकर कागज का एक लिफाफा बाहर निकाला और अदब से चौधरी इफ्तिखार को पेश कर दिया। चौधरी इफ्तिखार ने लिफाफे में से तस्वीरें निकाली। ये तस्वीरें कुल 5 तस्वीरें थीं। 2 तस्वीरें किसी फोटो स्टूडियो में जाकर खिंचवाई गई थी। उनमें महबानो, सफदर और हूरा के साथ नजर आती थी। एक तस्वीर किसी शादी के मौके पर ली गई थी। महबानो सब्ज कपड़ों में ढोलक बजाते हुए बड़ी पुरजोश सी नजर आती थी। एक पासपोर्ट साइज तस्वीर नीले बैकग्राउंड के साथ सिर्फ चेहरे की थी। इस तस्वीर में महबानो ने सर और गर्दन के गिर्द स्कार्फ बांध रखा था। शायद ये तस्वीर कॉलेज के फॉर्म्स वगैरह के लिए खिंचवाई गई थी। आखिरी तस्वीर में भी महबानो कॉलेज यूनिफॉर्म में नजर आती थी। ये तस्वीर कॉलेज के लॉन में ली गई थी। पस मंजर में कॉलेज की बड़ी सी इमारत और नाम साफ नजर आ रहा था। सब्जे के दरमियान सफेद लिबास में खड़ी लड़की खिलखिलाकर हंसती हुई नजर आ रही थी। कॉलेज के आजादाना माहौल में बेफिक्री के तासुरात वाली महबानो की ये तस्वीर सबसे ज्यादा खूबसूरत मालूम हो रही थी। इस तस्वीर को देखकर चौधरी इफ्तिखार के सीने में नए सिरे से एक तेज आग भड़क उठी। वहाँ और भी तस्वीरें थी सरकार, लेकिन वो सारी इतनी साफ न थी। मैं चुनकर काम की तस्वीरें निकाल लाया। बाले की आवाज ने चौधरी इफ्तिखार को तस्वीर से नजर हटाने पर भी मजबूर कर दिया। ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी कोशिश जारी रखो।
हम देखते हैं कि इन तस्वीरों से क्या काम लिया जा सकता है। चौधरी इफ्तिखार ने बाले को हुक्म सुनाना चाहा। बाला हाथ जोड़कर सलाम करता उल्टे कदमों वापस पलट पड़ा। मुंशी अल्लाह रखा ने भी उसकी पैरवी कर ली। अब चौधरी अपने कमरे में तन्हा खड़ा था। उसे जी बहलाने के लिए महबानों की तस्वीर जो मयस्सर आ गई थी, लेकिन सच तो ये था कि तस्वीर दिल को बहलाने के बजाय उकसाने का काम ज्यादा कर रही थी। एक बुरी खबर है सर। खैरियत? अब्दुल मनान के पुरतफक्कुर चेहरे को देखते हुए शहरयार ने तशवीश से पूछा। वो जिस लड़की को चौधरी इफ्तिखार से बचाने के लिए हमने दारुल अमान में पनाह दिलवाई थी, उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया है जनाब। किसने इत्तला दी है ये? क्या पीराबाद से कोई आया था? अब्दुल मनान की दी हुई इत्तला पर शहरयार ने चौंक कर पूछना चाहा। नो सर, कत्ल पीराबाद वाले माँ बाप का बिल्कुल नहीं हुआ। फैसलाबाद में मुकीम लड़की की परवरिश करने वाले माँ बाप का कत्ल हुआ है सर। असल में लड़की को बहुत ज्यादा फिक्र थी कि उसके इस तरह गायब हो जाने से उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। उसने मुझसे दरखास्त की थी कि फैसलाबाद में इत्तला करवा दी जाए कि वो खैरियत से है। चौधरी इफ्तिखार से बचने के लिए लाहौर के एक दारुल अमान में पनाह गुज़ीर होकर छुपी हुई है। मैंने लड़की से वादा कर लिया था कि ये काम जरूर करवा दूंगा, लेकिन फौरी तौर पर बिल्कुल अमल न कर सका। असल में मामला ऐसा है ना कि इस काम को करवाने के लिए हर एक पर एतबार भी नहीं किया जा सकता। मैंने सोचा था कि ड्राइवर इस मामले से वाकिफ भी है और आदमी एतबार का भी है, इसीलिए उसी से फैसलाबाद पैगाम पहुंचाने का काम करवा लूंगा। ड्राइवर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मसरूफ रहा, इसलिए मैं उसे फौरी तौर पर फैसलाबाद बिल्कुल ना भिजवा सका। आज सुबह मैंने उसे इस काम के लिए भिजवाया था। अब जब वो वापस आया तो इस इत्तलाक के साथ कि उस लड़की के वालदैन यानी हूरा और सफदर कत्ल किए जा चुके हैं। अब्दुल मनान ने तफसील से बताया। कत्ल का मुहर्रिक क्या था? वाज़े तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता जनाब, अलबत्ता ये जरूर मालूम हुआ है कि कत्ल से पहले दोनों मियाँ बीवी पर बेतहाशा तशद्दुद भी किया गया था। कार्रवाई रात के वक्त की गई थी। सुबह अहले मोहल्ला में से किसी ने लाशें देखकर पुलिस को इत्तला पहुंचा दी। मकतूलीन के आसपास वाले शदीद हैरत का शिकार हैं कि इतनी संगीन कार्रवाई का उन्हें जरा भी इल्म न हो सका। ना तो कोई खटपट की आवाजें सुनाई दी और ना ही तशद्दुद के नतीजे में मियाँ बीवी की कोई चीखें उन तक पहुंच सकी। पुलिस का अंदाजा है कि कातिल कोई बहुत मंझे हुए मुजरिम थे, जिन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा था कि इस गुंजान आबादी वाले मोहल्ले में किसी को उनकी इस कार्रवाई का कोई इल्म न हो सके। औरत की लाश इस हालत में मिली कि उसके मुंह में हलक तक कपड़ा ठोसा हुआ था, यानी मुजरिमों ने तशद्दुद करने से पहले चीखों की रोकथाम का बेहतरीन इंतजाम भी किया था। मोहल्ले की एक औरत ने बताया कि मकतूला हूरा की कुछ अरसे पहले 1 लाख की कमेटी भी निकली थी। हूरा ने कमेटी की रकम जमा कर ली और अपनी तरफ से कुछ और भी रकम मिलाकर अपनी बेटी महबानों के लिए कुछ जेवर खरीद लिया था। मोहल्लेदार औरत को ये बात पहले से मालूम थी और उसे ये भी मालूम था कि कमेटी उसी के घर डाली गई थी और हूरा ने जेवर की खरीदारी भी उसी के साथ जाकर ही की थी। उसके इस बयान के बाद पुलिस ने राय कायम कर ली कि ये डाका जनी की वारदात है। डाकुओं को कहीं से उसके माल की खबर मिल गई कि इस घर में जेवर और पैसा मौजूद है, इसलिए उन्होंने मौका वारदात देखकर उन दोनों को खत्म कर डाला। अब्दुल मनान ने तफसील बताई। मुझे तो पुलिस का ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त मालूम नहीं होता जनाब। जेवर इतनी बड़ी मालियत का नहीं कि उसके लिए इतनी मुनज़्ज़म तरीके से कोई कार्रवाई की जाए। फिर जिस तरह के तशद्दुद का जिक्र किया जाता है, जरा से जेवर को बचाने के लिए ऐसा तशद्दुद कोई लाजमी भी तो नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए अमूमन फौरी तौर पर खुद ही सब कुछ डाकुओं के हवाले भी कर देते हैं। अब्दुल मनान की बताई हुई तफसीलात सुनकर शहरयार ने ख्याल आराई की। आप ठीक कहते हैं सर, लेकिन पुलिस की राय को इस वजह से तकवीयत मिलती है कि जाए वारदात पर किसी किस्म का जेवर और रुपया पैसा बरामद नहीं हो सका और घर की हालत भी ऐसी है जैसे किसी ने वहां की बहुत ज्यादा तलाशी ली हो। इस तमाम सूरत हाल से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों मियाँ बीवी को कत्ल करने वाले वाकई डाकू इंसान थे। हो ना हो, दोनों मियाँ बीवी ने जेवर और रुपया उनके हवाले करने में कोई मज़ाहमत से काम लिया होगा, जिसके जवाब में दोनों पर तशद्दुद किया गया और आखिर में दोनों को कत्ल करने के बाद रुपया और जेवर लेकर फरार होकर चले गए। पुलिस की राय ठीक भी हो सकती है, लेकिन मैं इस केस में
चौधरी की इन्वॉल्वमेंट का खदशा महसूस करता हूँ और ख़ास तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से किया जाने वाला तशद्दुद मुझे कुछ ज़्यादा ही शक में डाल रहा है। वारदात का अंदाज ऐसा है जैसे मुजरिम पहले से ये सोच कर आए हों कि उन्हें दोनों मियाँ बीवी से कुछ उगलवाना है और इस तरह से उगलवाना है कि किसी को कुछ इल्म भी ना हो सके। उन्होंने अपने तशद्दुद के जवाब में पैदा होने वाली चीखों को रोकने का खुसूसी इंतज़ाम कर डाला। डाकुओं को अमूमन इतना तशद्दुद नहीं करना पड़ता, वो तशद्दुद करते भी हैं तो उसमें फौरी इश्ताल का दखल शामिल होता है और इश्ताल के इजहार में यकीनन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना मुश्किल हो जाया करता है। दूसरी बात यह है कि अगर हूरा ने जेवरात का पता बताने में मज़ाहमत से काम लिया था तो डाकुओं के लिए सबसे आसान हल तो ये था कि मियाँ बीवी को बांध कर खामोशी से एक कोने में डाल देते और घर की तलाशी ले लेते। आखिर एक फल फरोश का घर कितना बड़ा हो सकता है और उसमें कितने खुफिया मकामात हो सकते हैं जिन्हें ढूंढना डाकुओं के लिए कोई मुश्किल काम होगा। मेरे ख्याल में तो इस बेपनाह तशद्दुद के पीछे कोई और बात छुपी है। मुजरिम उन दोनों मियाँ बीवी से कोई ऐसी बात मालूम करना चाहते थे जिसका जवाब वो नहीं दे सके थे और शदीद तरीन तशद्दुद को सहते रहे। वो बात क्या हो सकती है? मौजूदा हालात में मैं अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। शायद तुम्हें याद हो कि मैंने बताया था कि चौधरी इफ्तिखार ने महबानों की तलाश में अपने बंदों को फैसलाबाद भी रवाना किया था। उन लोगों को यकीन होगा कि पीराबाद से निकलकर महबानों फैसलाबाद ही जा सकेगी। पहले उन्होंने घर में उसे तलाश किया होगा और जब वो उन्हें वहाँ नहीं मिली होगी तो उन्हें लगा कि हूरा और सफदर ने उसे किसी जगह छुपा लिया है। उस दूसरी जगह का पता मालूम करने के लिए उन दोनों बेचारे हूरा और सफदर पर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, इतना जुल्म कि उन्हें जान से मार दिया गया। लेकिन जाहिर है वो बेचारे कुछ जानते ही न थे। जब वो जानते नहीं थे तो क्या बता सकते थे। मैं इस सिलसिले में इसलिए भी शक व शुबे का इजहार करता हूँ कि डाकू अमूमन बिला वजह कत्ल करने से इज्तनाब करते हैं। उनमें से अगर किसी को कत्ल करना होता है ना तो उसका मुहर्रिक फौरी इश्ताल, अपना बचाव या फिर वारदात के बाद अपने पहचान लिए जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। फौरी इश्ताल तो इस वारदात में कहीं नज़र ही नहीं आता। बचाव वाला नज़रिया इसलिए गलत साबित होता है कि उम्र में दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा थे और उनकी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो डाकुओं के लिए कोई ख़तरा पैदा कर सके। आखिरी बात का इम्कान ये है कि मुजरिमों ने अपनी शनाख्त पर पर्दा डालने के लिए मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया हो। लेकिन यहाँ भी हम ये सिर्फ सोच सकते हैं कि मुजरिमों ने ये कत्ल इसलिए किया कि मकतूलीन अगर जिंदा रह जाते तो वो पुलिस को अपने साथ होने वाली तमाम वारदात की असलियत से आगाह भी कर सकते थे। शहरियार ने बहुत गहराई में जाकर पूरी वारदात का तज्जिया कर डाला। उसके इस तज्जिये के बाद अब्दुल मनान को भी यकीन हो चला कि वाकई हो न हो हूरा और सफदर के बहेमाना कत्ल के पीछे चौधरी इफ्तिखार का हाथ शामिल है और इस हाथ को पोशीदा रखने के लिए वारदात को डाके का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके ख्याल से इत्तफाक करता हूँ सर, लेकिन बात वही कही जाएगी कि सिर्फ थ्योरी की बुनियाद पर हम चौधरी इफ्तिखार पर इल्ज़ाम नहीं धर सकते ना, हमें उसके खिलाफ कोई बेहतरीन सबूत भी दरकार होंगे। यही तो मसला है। चौधरी इफ्तिखार जैसे लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। हम अगर कोशिश करके कोई भी सबूत तलाश कर लेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा चौधरी के किसी बंदे तक ही पहुंच सकेंगे और वो बंदा इतना नमकखार होगा कि अपनी जान तो दे देगा लेकिन कभी भी चौधरी साहब के खिलाफ अदालत में नाम भी नहीं लेगा उनका। अब हमारे पास तो यही सूरत बचती है ना कि महबानों को सामने लेकर आ जाएं और कम से कम चौधरी के उन तमाम करतूतों को भी सामने लेकर आएं कि वो कैसे बेबस अफराद की औरतों की इज्जत को तमाशा बनाने की कोशिश करता है। अब्दुल मनान की बात का जवाब देते हुए शहरियार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चला था। इस सिलसिले में मैंने एक NGO से बात की है, उनको अप्रोच किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस केस के सामने आने से चौधरी इफ्तिखार को बहुत ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ज्यादा से ज्यादा मीडिया पर कुछ दिन शोर मचेगा, खामोशी छा जाएगी। चौधरी साफ कह देगा कि उस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो ये बात तस्लीम कर लेगा तो इतना कहेगा कि उसने माँ बानों के लिए शादी का पैगाम भेजा था, इसके अलावा तो कुछ नहीं।
ظاہر ہے اس قسم کا پیغام کوئی جرم تو نہیں۔ اگر عمر کے تفاوت کو بنیاد بنا کر چودھری کو لان تان کیا بھی جائے گا تو وہ یہ بات بھی کہہ دے گا کہ میں نے تو صرف رشتہ بھیجا تھا، کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی۔ لڑکی کو اگر کوئی اعتراض تھا تو اپنے والدین کے سامنے انکار کر دیتی۔ عبدالمنان نے شہریار کو معاملے کا ایک اور رخ دکھانا چاہا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں عبدالمنان، ہم ماہبانوں کے کیس میں چودھری افتخار کو کسی طرح سے مجرم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن میری خواہش ہے کہ چودھری کے امیج پر ایک ضرب ضرور پڑنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ میرے سامنے ماہبانوں کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے۔ میں نے ابتدا میں اسے فیصل آباد اس لیے نہیں جانے دیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ چودھری افتخار وہاں پہنچ کر اسے بآسانی ٹریپ کر لے گا۔ میں اس لڑکی کی بیک مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالمنان، اگر کوئی بڑی NGO اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو چودھری افتخار کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن اب تو اس بیچاری سے اس کا ٹھکانہ ہی چھن گیا۔ دارالامان میں وہ کب تک رہ سکتی ہے؟ خیر، جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہمیں اس مظلوم لڑکی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اسے کسی ایسے شخص یا ادارے کی سرپرستی ملنی چاہیے جو چودھری افتخار کے مقابل ڈٹ کر کھڑا ہو سکے اور اس کے حق میں لڑ سکے۔ کسی NGO کے ذریعے میڈیا کی انوالومنٹ کا ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہوگا کہ چودھری افتخار براہ راست لڑکی پر ہاتھ ڈالنے سے ہمیشہ کے لیے گریز کرے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تو الزام اسی کے سر آئے گا۔ شہریار کو خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماہبانوں کے کیس میں کیوں اتنی دلچسپی سے سارے معاملات ہینڈل کرتا چلا جا رہا ہے اور کیوں اس کے تحفظ کے لیے اتنا پریشان نظر آتا ہے۔ میں کسی حد تک آپ کا مقصد سمجھتا ہوں سر، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں جلد از جلد اس سلسلے میں کارروائی شروع کرواتا ہوں۔ شہریار کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے عبدالمنان نے اسے یقین دلانا چاہا۔ پلیز تم اس معاملے کو تیزی سے نمٹاؤ، تمام دارالامان جتنے بھی شہر میں موجود ہیں ان کا پتہ لگاؤ، ان کے بارے میں معلومات کرو، وہاں پر حفاظت کے خیال سے بھیجی جانے والی خواتین محفوظ رہتی ہیں یا نہیں۔ شہریار نے ایک اور نقطے کی طرف عبدالمنان کی توجہ دلانا چاہی۔ اس طرف سے بھی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جناب، میں نے بہت سوچ سمجھ کر بہت اچھی ساکھ رکھنے والے دارالامان کا انتخاب کیا ہے جناب۔ اول تو وہاں لڑکی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو وہاں کا ایک چوکیدار اس کا خیال رکھے گا۔ وہ چوکیدار ڈرائیور کے علاقے کا رہنے والا ہے، ڈرائیور کی اس سے بہت زیادہ دوستی ہے، وہ خاص طور پر اپنے دوست کو لڑکی کا خیال رکھنے کی تلقین کر کے چلا آیا ہے۔ عبدالمنان نے اطلاع دے دی تو شہریار نے کافی حد تک خود کو پرسکون محسوس کر لیا۔ یہ سکون ماہبانوں کے محفوظ ہونے کے خیال سے تھا، مگر سوال تو یہی تھا کہ آخر ایسی شہریار عادل کو ایک اجنبی لڑکی کے تحفظ کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟